गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से आपको क्लास 10th के चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि पहले वीडियो में, इससे जो पहले का वीडियो था, हमने आपको बताया था इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने जानकारी दी थी। आज एक बार फिर से हम देखेंगे चीनी मुद्रण। जो चीन में मुद्रण संस्कृति क्रांति हुई थी वो कैसे हुई थी और कब हुई थी। चीन में सर्वप्रथम 594 ईस्वी में मुद्रण संस्कृति का विकास हुआ और ये इस जो संस्कृति का विकास हुआ वो एकॉर्डियन शैली के अंतर्गत हुआ। एकॉर्डियन शैली के अंतर्गत किया जाता है। एकॉर्डियन शैली क्या होती है? एकॉर्डियन शैली के अंतर्गत पुस्तकों को सिलकर बांधना, अर्थात दोनों ओर बांधना, जैसे कि दोनों किनारों को, इन दोनों किनारों को बांधना और बांधकर सिलना। अब उसके बाद इन जो पेज थे इस किताब के जो पेज थे उनको पतला होने के कारण या उनके पतले होने के कारण जो इस पर छपाई की जाती थी वो दोनों तरफ नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण इसको बांधा जा रहा था। अर्थात बोल सकते हैं एकॉर्डियन शैली को हम लोग, एकॉर्डियन शैली वह व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी, क्योंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों ओर छपाई करना असंभव, अर्थात संभव नहीं था। दोनों ओर छपाई करना संभव नहीं था। अर्थात एक बार फिर से देख लेंगे एकॉर्डियन शैली क्या है। एकॉर्डियन शैली वह व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी, क्योंकि इनमें छिद्रित कागज के दोनों ओर छपाई करना संभव नहीं था। ये थी एकॉर्डियन शैली। अब चीन में जो मुद्रित शैली थी या जो मुद्रण संस्कृति थी वो कैसे विदेशों में पहुंची, और ये मुद्रण संस्कृति कई वर्षों तक चीन में उपलब्ध रही। इसके बाद सन अगर 1205 की बात करें, 1295 की, तो 1295 में मार्को पोलो के द्वारा यूरोप में मुद्रण संस्कृति का विकास कैसे हुआ उसके बाद हम डिफाइन करेंगे जापान में। तो यूरोप में मुद्रण संस्कृति कब पहुंची? 1295, जब मार्को पोलो इटली नाविक, या कई वर्षों तक इसने अपना जो समय था वो चीन में गुजारा। उसके बाद ये 1295 में इटली पहुंचा और उसने वहाँ पर क्या किया, अर्थात चीन से रेशम और मसाले के रेशम मार्गों के द्वारा इनको क्या किया जा रहा था, वहाँ के रास्तों से यूरोप, जो भी ये नाविक लोग थे या जो घुमक्कड़ टाइप के लोग थे वो यहाँ पर जाते थे। जब मार्को पोलो इटली आया तो वह चीन से काठ की तख्ती अर्थात वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अपने साथ लेके गया था। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को अपने साथ लेके गया था। वुड ब्लॉक, अब आप कहेंगे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या थी? फर्स्ट वीडियो में हमने आपको, इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या था। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के अंतर्गत कपड़ों पर छपाई की जाती थी और क्या होता था, ताश के पत्ते बनाने में और धार्मिक चित्रों पर चित्रित करने के लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता था। आगे अगर बात करें तो इन्हीं तथ्यों की, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग छपाई की प्रक्रिया अपने साथ लेकर गया था कौन? मार्को पोलो 1295 में। और वहाँ के इटली वासियों ने इटली के ब्लॉकों की छपाई के साथ साथ पुस्तकों का निर्माण भी किया। विलासी संस्करणों को महंगे बेलम या चर्म पर लिखा गया, जिसका अर्थ कुलीन वर्गों के लिए पुस्तक की मांग में वृद्धि के साथ पुस्तक विक्रेताओं पांडुलिपियों के उत्पादन के लिए लेखकों को नियुक्त किया गया। लेखकों को यहाँ पर नियुक्त किया गया। अगर
यूरोप में ऐसे पहुंची थी मुद्रण संस्कृति। तो ये हमने आपको मुद्रण संस्कृति के क्रांति के बारे में बताया। मुद्रण संस्कृति जो यूरोप में पहुंची थी वो किस तरीके से पहुंची थी। 1295 में मार्को पोलो के द्वारा काठ की तख्ती को ये ले गया था, और काठ की तख्ती जो थी अर्थात वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, वो इससे क्या काम होता था, कपड़े पर प्रिंटिंग होती थी, ताश के पत्ते और धर्म पर, जितने धर्म पर आधारित चित्र थे वो इसके द्वारा छापे जाते थे। अब अगर बात करें तो जापान के बारे में, जापान में जो मुद्रण संस्कृति का विकास हुआ वो 1770 से लेकर 1778 तक चीनी बौद्ध प्रचारकों के द्वारा यहाँ पर इस संस्कृति का विकास हुआ। किसके द्वारा? चीनी बौद्ध प्रचारकों के द्वारा, चीनी बौद्ध प्रचारकों के द्वारा यहाँ पर इसका विकास हुआ। आगे क्या हुआ, यहीं अगर जापान की बात करें तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक थी छपी हुई डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्र जापान की प्रथम छपी हुई और सबसे पुरानी पुस्तक थी। अब ये पुस्तक कब छपी थी इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये पुस्तक 868 ईस्वी में जापान में छपी हुई थी। ठीक है, तो ये था चीन में मुद्रण, जापान में मुद्रण संस्कृति के बारे में और यूरोप में मुद्रण संस्कृति के बारे में। आगे की अगर बात करें तो मुद्रण क्रांति के बारे में, तो मुद्रण क्रांति के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं और इसके प्रभाव के बारे में। अगर बात करें तो मुद्रण क्रांति के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में तो देखेंगे आधुनिक जो प्रिंटिंग प्रेस का जो आधुनिकीकरण था उसके साथ साथ लोगों को नए नए लेखकों और नए नए विचारकों को भी देखने को या कहानियाँ लिखने को मिलने लगी और नए विचारों का उद्गम होने लगा। अब नए विचारों का जब उद्गम होने लगा अर्थात उसके साथ साथ क्या किया गया, जो मुद्रण संस्कृति थी उसको बढ़ावा देने के लिए लोगों को विचारों, सुझावों, उनके ज्ञान, उनके कौशल, उनकी क्षमता एवं उनका सुलेखन के आधार पर उनको बताया जाने लगा। अर्थात वो इस प्रकार के पुस्तकों को छापने लगे, अर्थात उनकी तार्किक शक्ति और बौद्धिक शक्ति में बढ़ावा हुआ। और इस संस्कृति ने यूरोप के साथ साथ एशिया के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के देशों को भी इस क्षेत्र में शामिल कर लिया, मुद्रण संस्कृति के क्षेत्र में। अब आगे क्या हुआ, मुद्रण संस्कृति के क्षेत्र में अब लोग यहाँ पर किस प्रकार से इनमें भिदने लगे अर्थात इसमें शामिल होने लगे। तो शामिल होने का इनका एक कारण भी था कि नए कहानियों का और पारंपरिक कहानियों का विकास होना। अगर आगे की बात करें तो इसी में देखेंगे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक विषयों पर लेख राजस्व पाठकों की मांग बन गए थे। क्या क्या हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। गीत, कहानियाँ, सामाजिक क्रांतियाँ विषयों पर लेखन करना विश्व के समस्त पाठकों की मांग बन गए थे। अर्थात जो दशाएं, जिन कारणों से संसार गुजर रहा था, जो भी कंडीशंस यहाँ पर लागू हो रही थी, वर्तमान काल या भूतकाल के बारे में वो लोग लिखना प्रारंभ कर चुके थे। अगर बात करें तो भारत की प्रिंटिंग के बारे में आगे टॉपिक आएगा, उसमें हम बताएंगे 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा या फिर राजा राम मोहन राय के बारे में या फिर ज्योतिषराव फूले के बारे में। तो इन टॉपिक के बारे में जब भारत के मुद्रण संस्कृति की बात आएगी तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आगे की बात करें मुद्रण और महिला, मुद्रण और महिला की अगर बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो उदारवादी पिता थे, पति थे, भाई थे या उदारवादी जो परिवार थे, तो उन्होंने 19वीं शताब्दी तक या 19वीं शताब्दी में या फिर शहरीकरण होने के साथ साथ, शहरीकरण का होने के साथ साथ या फिर बोल सकते हैं हम लोग
आधुनिकीकरण की ओर जैसे जैसे संसार बढ़ रहा था उसी प्रकार से इन्होंने महिलाओं को शिक्षित होने का अधिकार देने लगे थे। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि 19वीं शताब्दी तक महिलाएं शिक्षा की ओर बढ़ने लगी और इसी नीति को नारी शिक्षा नीति का व्याख्यान किया गया या संज्ञा दी गई। नारी शिक्षा नीति के अंतर्गत जब महिलाएं अपने घर से निकलकर शहरों की ओर पढ़ने जाने लगीं और उनका कहानियों, सुलेखनों, उपन्यासों, नाटकों आदि की जब रुझान बढ़ने लगा, अर्थात मुद्रित संस्कृति की तरफ जब उनका बौद्धिक चिंतन हुआ या उन्होंने विचार विमर्श करना प्रारंभ किए, तो उनके उदारवादी परिवारों ने या उनके परिवार के सदस्यों ने उनका थोड़ा सा साथ दिया और उन महिलाओं ने इस मुद्रित संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जैसे कि अगर हम बात करें भारत की कई ऐसी महिलाएं हैं या फिर विदेशी कई महिलाओं के, इसके अभी हम एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं यहाँ पर। जैसे कि तो जो भारतीय महिलाओं की अगर हम बात करें, जैसे कि रस सुंदरी देवी या फिर कैलाश वासनी, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, बेगम रकैया। अब इन्होंने जैसे कि रस सुंदरी देवी की बात करें तो इन्होंने 1876 में या 1870 का जो दशक था, 1880 तक जो चला था, उसमें इन्होंने आमार जीवन एक कहानी लिखी थी। उसके बारे में लोगों को अवगत कराया, नारी शिक्षा के बारे में अधिक व्यापक, और उनके उत्थान के लिए इन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा लिखा। कैलाश वासनी के बारे में अगर बात करें तो 1860 के दशक में इन्होंने काफ़ी चर्चित रही है लेखन विधि के लिए। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई 1880 के दशक में। बेगम रकैया की बात करें तो 1920 के दशक में इन्होंने धर्म पर आधारित जो भी नारी शिक्षा थी उसको बढ़ावा दिया, और या धर्म के प्रति जो आपसी खोट थे, लोग आपस में झगड़ रहे थे अपने अपने धर्मों को लेकर, तो उनके बारे में इन्होंने धर्म पर पुस्तकें लिखी, उनके बारे में उनको बताया। पंडिता रमाबाई और ताराबाई शिंदे ने 1880 के दशक में जो दुखी महिलाएं थीं, पीड़ित महिलाएं थीं या हीन दशा से गुजर रही महिलाएं थीं, उनके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया। कैलाश वासनी की अगर बात करें तो कैलाश वासनी ने जो भी घरेलू काज की महिलाएं थीं, जिनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, अर्थात उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनके बारे में कई ऐसे टॉपिक्स इन महिलाओं ने लिए और लेखन विधि में कई ऐसी पुस्तकें लिखीं। और महिला नारी शिक्षा के लिए इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से कई पुस्तकों का निर्माण किया, कई पुस्तकें लिखीं, और स्वयं में इन्होंने अपने आप को एक चर्चित महिलाओं के रूप में एक उदाहरण पेश किया। अगर बात करें तो यूरोपियन महिलाओं की जेन ऑस्टेन और ब्रांट बहनों के बारे में, तो ब्रांट बहनें एनी, एमिली और चार्लोट थी। तो इन्होंने भी अगर आपको बताएं तो बच्चे, श्रमिक और महिला आदि के बारे में इन्होंने लिखा, इनकी हीन दशाओं के बारे में लिखा आदि। इन्होंने व्यापक रूप में मुद्रित संस्कृति को या प्रिंटिंग प्रेस को बढ़ावा दिया। यदि 19वीं शताब्दी की बात करें हम लोग, तो 19वीं शताब्दी में क्या किया गया? 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो प्राथमिक शिक्षा थी, यूरोप में जो प्राथमिक शिक्षा थी इसको अनिवार्य रूप दिया गया। अनिवार्य रूप प्राथमिक शिक्षा को दिया गया, जिससे कि प्राथमिक रूप में जैसे कि थोड़ी सी बहुत विशेष जानकारी ना रखते हुए कुछ तो जानकारी अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में इन सभी लोगों को होनी चाहिए। तो इस बारे में इन महिलाओं ने अपना काफ़ी योगदान दिया। अगर इसके आगे बात करें तो इसी क्षेत्र में क्या किया गया? इस क्षेत्र में इन महिलाओं के साथ साथ पाठकों में बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। तो इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र पर आधार के क्षेत्र में इनको बढ़ावा मिला, और जब ये बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते थे तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में वो लोग यहाँ पर व्याख्यान करते थे।
इसी हेडिंग में अगर बच्चों के बारे में बात करें तो बच्चों की जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1812 में हुई थी। और ये जो हुई थी वो जापान में हुई थी। कहाँ पर? जापान में। किसके द्वारा की गई थी? जो ग्रीस बंधु थे, ग्रीस बंधुओं ने इसकी स्थापना की थी, बच्चों की प्रिंटिंग। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चों की प्रिंटिंग किस देश में प्रारंभ की गई? तो जापान में। किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ग्रीस बंधुओं के द्वारा। कब प्रारंभ की गई? 1812 में। तो इसमें बताया गया बच्चों के लिए, अब यहाँ पर पुस्तकालयों की स्थापना की गई, उनके लिए संग्रहालयों की स्थापना की गई और उनके लिए लोक कथाएँ सर्वाधिक व्यापक रूप में लिखी गई। लोक कथाओं के माध्यम से बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में बताया गया। आज के लिए इतना ही। वीडियो में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको बताएंगे तो उसका समाधान किया जाएगा। कल हम आपको बताएंगे भारत में मुद्रण संस्कृत का विकास, जिसमें कि हम राजा राम मोहन राय के बारे में बताएंगे, ज्योतिबा फूले के बारे में बताएंगे। भारत में मुद्रण संस्कृति कब आई? तो भारत में मुद्रण संस्कृति जो है 19वीं शताब्दी में 1821 में या 1921 के बारे में बताएंगे हम। 1871 के बारे में कल जानकारी देंगे। आदि जो भी और जो भाषा का प्रयोग किया गया, कन्नड़ भाषा का, मलयालम भाषा का, उर्दू भाषा का, फारसी भाषा का, किस भाषा में मुद्रण संस्कृत का प्रकाशन किया गया, इन सभी टॉपिक्स के, या धर्म पर आधारित शिक्षा थी या धर्म और मुद्रण संस्कृति में किस तरीके से सामंजस्य स्थापित हुआ, उसके बारे में कल हम जानकारी देंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।